Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is intensity in Young's double slit interference. इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, अगेन उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा लेक्चर था यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस या एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसमें हमारे पास क्या था कि हमने दो स्लिट्स ली हैं जिनको हमने S1 और S2 के साथ प्रेजेंट कर दिया है, और S1 में से रे R1 जो है P पॉइंट की तरफ जा रही है और S2 में से रे जो है R2 वो P पॉइंट की तरफ जा रही है, और ये दोनों रेज़ आपस में मिलकर यहाँ पर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे एट पॉइंट P। अब वो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इन दोनों रेस के दरमियान में हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है। तो पाथ डिफरेंस क्या चीज़ है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, और पाथ डिफरेंस के अलावा ये कंस्ट्रक्टिव और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह इस पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर स्लिट्स S1 और S2 के दरमियान वाले डिस्टेंस को हमने स्मॉल d के साथ प्रेजेंट किया है। इन स्लिट्स से S स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हमने किससे प्रेजेंट किया है, कैपिटल D के साथ प्रेजेंट किया है। और अब हम इसका फाइनली इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, और जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो S1 से रे R1 जा रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, E1 के साथ, which is equal to E1 is equal to E naught sine of omega t. This is equation number 1. And similarly, the electric field intensity for the E2 second ray, which is equal to E2 E naught sine of omega t plus phi. This is equation number 2. अब ये जो पहला जो हमारे पास आ रहा है इसको मैंने ओमेगा टी के साथ प्रेजेंट किया है। फर्स्ट रे के जो एंगल है उसको मैंने या फेज़ को मैंने ओमेगा टी से प्रेजेंट किया है, और जो सेकंड रे है उसके एंगल को मैंने ओमेगा टी प्लस फाई के साथ प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये क्यों मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ इसका, कि यहाँ जो हमारे पास इस तरह से रेज जा रही हैं, ये हमारे पास रे कौन सी है, S1 से जाने वाली रे है जिसको हमने R1 से प्रेजेंट किया है, और इसी तरह से हमने ये S2 से जाने वाली रे है, अब यहाँ पर इसको अगर हम x एक्सिस के लिहाज से लेते हैं तो x एक्सिस के लिहाज से ये एंगल जो बन रहा है दैट इज़ ओमेगा टी। फर्स्ट रे का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा टी। इसी तरह से अगर हम x एक्सिस के लिहाज से सेकंड रे का लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमें बड़ा एंगल नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रे के। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिखते हैं कि ओमेगा टी के अंदर सम क्वांटिटी ऑफ फेज़ या सम क्वांटिटी ऑफ एंगल जिसको हमने फाई से प्रेजेंट किया है उसको हमने इसके साथ डिनोट कर दिया, क्योंकि ये बड़ा एंगल है और ये कौन सा है, ये छोटा एंगल है। तो हमने क्या लिखा है कि ये क्योंकि थोड़ा सा इससे ज़्यादा है S2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज़ कम्पेयर टू S1 से निकलने वाली रे के, तो इसलिए हमने इसको क्या, इसमें सम एंगल हमने ऐड किया है, उस एंगल को हमने किससे प्रेजेंट किया, फाई के साथ। अब क्योंकि हम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटेंसिटी को, तो हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 विच इज़ इक्वल टू E। तो बोथ दीज इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम E1 की वैल्यू लगाएंगे, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास टोटल किसके बराबर है, E के बराबर है। अब आपको पता है ये हमारे पास ये भी साइन है और ये भी हमारे पास क्या है, साइन है। इन दोनों में से हमने E नॉट को कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या चीज़ रह गई, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब आपको पता है कि ये दो साइंस जब ऐड किए जाते हैं तो इनका हम फार्मूला लगा देंगे, क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा which is equal to 2 sine of alpha plus beta divided by 2 cos of alpha minus beta divided by 2। ठीक है, अब ये जब हमने यहाँ पर इक्वेशन लगाई तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, E नॉट विच इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ
तो इन दोनों साइंस को ऐड करने से हमारे पास क्या आया है, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ई नॉट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। एक इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फ़ा, और इस एंगल को हमने क्या कंसिडर कर लिया, बीटा। तो हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड किस पर हमने कर दिया है, 2 पर, और इसी तरह से हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ओमेगा टी, और माइनस बीटा जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस फाई और डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास किसके बराबर आया है, ई के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या ये बन गया, E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई नॉट टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2, और कॉज को हमने जब किया तो ये हमारे पास आ गया कॉज ऑफ माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। अब भाई आपको पता है कि अगर हम कॉज ऑफ माइनस थीटा लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो कॉज होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 और कॉज ऑफ सिंपल 5/2 के बराबर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है कि इसको हमने ऐड भी कर लिया है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई नॉट, कॉज को स्टार्ट में ले आएंगे, कॉज ऑफ 5/2 और साथ में 2 यहाँ स्टार्ट में लिख देते हैं, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बराबर आ जाएगा। अब ये जो इतनी चीज़ हमारे पास आ रही है इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ बेसिकली द टोटल रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड। तो इसे हम ई ऑफ थीटा के साथ प्रेजेंट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 ई नॉट कॉज ऑफ 5/2। दिस इज एम्पलीट्यूड of resultant wave। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमने प्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में प्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ई इज इक्वल टू ई ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ई ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5/2। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, ई ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर ए। इसको मैंने ए इक्वेशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्केयर के। तो हम क्या कहेंगे कि आई ऑफ थीटा यानी रिजल्टेंट वेव का जो हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्केयर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू के इंटू ई ऑफ थीटा का स्केयर। सिमिलरली अगर मैं यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करूं जो कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमारे पास किस चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू सिंगल वेव, तो हम क्या कहेंगे कि आई नॉट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ऑफ नॉट के स्केयर के। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, के इंटू ई नॉट का स्केयर।
Now by dividing equation number 3 by equation number 4, we can get the value of the intensity of the resultant wave I of theta. Now we divide both these equations. I of theta divided by I naught, which is equal to k e of theta divided by k e naught, the square of both these quantities. Then k एंड k एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू आई ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू आई नॉट. यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. आई ऑफ नॉट ई ऑफ थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई नॉट का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ by putting the value of e of theta का square, e of theta, here e of theta is equal to 2e cos of phi by 2. So by putting value of e of theta in equation number 5, we obtain I of theta is equal to I naught. E of theta किसके बराबर था 2e cos of phi by 2, और इसका क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से हमने इसका स्क्वायर ले लिया है. डिवाइड हमने किसके साथ कर दिया है ई नॉट के स्क्वायर के. यहाँ पर ये भी हमारे पास किसके बराबर था ई नॉट का. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आई नॉट इंटू 2 का स्क्वायर किसके बराबर है 4 ई नॉट का स्क्वायर कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2, और डिवाइड हमने किसके साथ किया है ई नॉट के स्क्वायर के साथ. ई नॉट का स्क्वायर एक ई नॉट के स्क्वायर के साथ कैंसिल. पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी ओनली आई ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू आई नॉट. फोर्थ स्टार्ट में लिख देते हैं 4 आई नॉट कॉज स्क्वायर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज फाइनल इक्वेशन. This is presented by final equation is presented by equation number B. This is the final equation for the intensity of the resultant wave. Now अब डिस्कस हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है. तो उसके लिए हम फिर दोबारा से स्टार्ट वाली डायग्राम पर आ जाएंगे. इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये 2 वेव्स हैं और इनके दरमियान में हमने देखना है कि अगर हम S1 से लेकर डिस्टेंस P तक देख लें आप, S2 से लेकर डिस्टेंस P तक, तो S2 से P तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस S1P. तो इन दोनों के दरमियान में जितने पाथ्स का, ये दोनों का पाथ, इसका पाथ जो है वो कम है, इसका पाथ जो है वो ज़्यादा है, इसने ज़्यादा फासला कवर किया है. तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का पाथ का डिफरेंस किस चीज़ के बराबर होगा. अगर हम इसके पाथ में से इसके पाथ को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो फासला बचेगा वो क्या है, उसका बेसिकली पाथ डिफरेंस. अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि S1 पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि एट D पॉइंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है S1D, ये हमारे पास क्या है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच गया है S2D. अब S1 से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर किसके बन रहा है, D से लेकर P तक के डिस्टेंस के. लेकिन जो एक्स्ट्रा पाथ बच रहा है दिस इज़ कॉल्ड द पाथ डिफरेंस. इन दोनों रेज के पाथ्स में जितना फ़र्क आ रहा है, जितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय S2D. तो बेसिकली S2D जो है वो हमारे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है. अब पाथ डिफरेंस जब दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर जो P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, तो या ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, पाथ डिफरेंस पर.
पाथ डिफरेंस जो है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो रहा है या यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो S से D तक का डिस्टेंस है यानी S to D पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव्स के दरमियान, ये हमारे पास क्या है, या तो 0 लैम्डा है या फिर 1 लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है एंड अप टू सो ऑन, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वेव्स के जो पाथ डिफरेंस आ रहा था दोनों के दरमियान, वो हमारे पास क्या है, वो λ/2 के बराबर है, 3 λ/2 के बराबर है, 5 λ/2 के बराबर है, 7 λ/2 के बराबर है। मीन्स यानी इंटेग्रल मल्टीपल जो ये हमारे पास आ रहा है ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। तो λ/2 का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह से जो हमारे पास फेज़ डिफरेंस होता है वो भी एसोसिएट करता है, यानी फाई एसोसिएट करती है किसके साथ, फेज़ डिफरेंस एसोसिएट करता है किसके साथ, पाथ डिफरेंस के साथ। ठीक है, अगर तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज हो रहा होगा यानी λ/2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फाई जो है या बेसिकली हमारे पास जो एंगल है फेज़ डिफरेंस है बिटवीन बोथ दीज रेज, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा, यानी 180 का फेज़ शिफ्ट होगा बिटवीन बोथ दीज रेज। तो अब यहाँ पर 180 का फेज़ शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास क्रस्ट है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ट्रफ है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे कि फेज़ डिफरेंस जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, फेज़ डिफरेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमने 2 पाई कर दिया है क्योंकि जितना फेज़ डिफरेंस होगा उसको हमने टोटल से डिवाइड कर दिया। पाई क्या होता है, 180 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 360। तो एक जो सर्कल होता है उसका टोटल हमारे पास एंगल कितना होता है, 360 होता है। इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक दोबारा जब आप इसे दोबारा इनिशियल पर पहुँचेंगे, इनिशियल से स्टार्ट करके एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद, तो टोटल कितना एंगल कवर होगा, 360 डिग्री का। तो यहाँ हमने 360 डिग्री लिख दी है। तो फेज़ डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके बराबर होता है, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब फेज़ डिफरेंस यहाँ पे क्योंकि फाई है हमारे पास, तो हमने कहा कि फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, जो हमने लास्ट डायग्राम में पढ़ा, पाथ डिफरेंस जो था वो हमारे पास किसके बराबर है, टोटल S2D के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख लेना है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2D। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, पाथ डिफरेंस S2D डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब क्योंकि पाथ डिफरेंस बेसिकली किसके बराबर होता है, डी साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब ये किस तरह से डी साइन ऑफ थीटा हमारे पास किस तरह से डी साइन ऑफ थीटा किस तरह से आया है हमारे पास, इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम इसी डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये देखें दोनों वेव्स के दरमियान में यहाँ पर हमारे पास ये पाथ डिफरेंस आ रहा है S2D। अगर हम इस वेव के साथ अगर हम इसको थीटा यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं तो थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा किसके साथ हम प्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ थीटा के साथ। अगर हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो ये डी सपोज दैट एक वेक्टर है, इसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। एक कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला जो कंपोनेंट इसका होगा ये कौन सा होगा, डी साइन ऑफ थीटा के साथ मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो डी साइन ऑफ थीटा, डी साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास डी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, S2D के बराबर है। तो इसको हमने दोबारा हम अपने यहाँ पे पहुँच जाते हैं। डी साइन ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर है, S2D, और डी साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या है, बेसिकली पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर S2D की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है, डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि 2 पाई, यहाँ से हमने 5/2 की वैल्यू निकाल लेनी है, 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू पाई डी साइन ऑफ थीटा, पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये हमने 5/2 की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की है,
क्योंकि हम इसकी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं किस में, इस एक्वेशन नंबर बी में, ताकि हमारे पास फाइनल एक्वेशन जो है वो इंटेंसिटी की फाइंड आउट हो जाए। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, दिस इज एक्वेशन नंबर 6। तो नेक्स्ट हमने करना है बाय पुटिंग equation number 6 into B, we get final equation for the intensity of the resultant wave. I of theta is equal to 4 I naught cos square of 5/2 की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, which is equal to pi d sin of theta divided by lambda. This is presented by equation number C. अब ये जो एक्वेशन है हमारे पास, ये फाइनल एक्वेशन है किसकी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5/2। तो ये फाइनल एक्वेशन एक हमने ऑब्टेन कर ली है। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम कंडीशन जो है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस टाइम अटेन होती है और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो किस टाइम अटेन होती है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो यहाँ हमने लिख दिया है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा का क्या मतलब होता है, ब्राइट फ्रिंज। तो जी ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमने इसी कंडीशन को देखना है, इसी इक्वेशन को हमने देखना है कि इसमें हमारे पास ब्राइट फ्रिंज जो है वो किस टाइम ऑब्टेन होगी। तो देखें जी, ब्राइट जो है वो हमारे पास उस टाइम ऑब्टेन होगी अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो कॉज है इसके साथ जो एंगल है, ये इस एंगल की वैल्यू हम, यानी इस इक्वेशन में इस तरह से कोई वैल्यू कॉज की डिसाइड करते हैं कि इस सारी वैल्यू की जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर हमारे पास 1 ऑब्टेन हो जाए। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ यानी 1 ऑब्टेन कर लेते हैं तो वो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम 0 वैल्यू अटेन करते हैं सारे की जगह पर, तो हमारे पास ये आई ऑफ थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पर कॉज स्क्वायर ऑफ पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ दोबारा हम इस पर बैक साइड पर चले जाएंगे। पहले हम चले जाएंगे, यहाँ पर क्या है, पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको हमने किसका नाम दिया था, कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2, क्योंकि ये हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, 5/2 की, विच इज़ इक्वल टू 1। तो 5/2 की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर हमारे पास कॉज की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर कॉज को जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 5/2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 की टोटल या 5 की ऐसी वैल्यू हमने डिसाइड करनी है जिसमें हमारे पास क्या है, आंसर टोटल इसका 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर हम 5 की वैल्यू पुट करते हैं 2m इंटू पाई, ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, जब हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2m पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये m पाई। अब ये जो m पाई है इसमें m की वैल्यू हमने डिसाइड करनी है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, 0। कॉज ऑफ 0 किसके बराबर होता है, वी नो दैट कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास, अगर यहाँ पर करेंगे तो हमें पता है कॉज ऑफ 1 इंटू पाई विच इज़ इक्वल टू, कॉज ऑफ पाई किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ पाई इज़ अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 पाई यहाँ पर पुट करते हैं, 2 वैल्यू पुट करते हैं m की, 3 वैल्यू पुट करते हैं, एंड अप टू सोन जितनी भी वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पर जब हम उनका कॉज लेंगे तो वो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को अटेन करने से हमारे पास कौन सी फ्रिंज ऑब्टेन हो जाती है, ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने कंडीशन पढ़ी है किसके लिए, फेज डिफरेंस के लिए, यानी फाई के लिए। दिस इज कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस। जी अब जो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस,
ये पहले जो हमने निकाली है दैट इज़ कंडीशन फॉर द फेज डिफरेंस। अब हमने मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकालनी है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने फाई की जो वैल्यू डिसाइड की है दैट इज़ फाई इज इक्वल टू एम पाई। यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू क्या डिसाइड की है 2m पाई। ठीक है, इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है पुटिंग फाई इज इक्वल टू 2m पाई इंटू इक्वेशन नंबर 6। तो लास्ट में हमने जो इक्वेशन नंबर 6 पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6 5/2 इज इक्वल टू पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी 2m पाई डिवाइडेड बाय 2 m पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहाँ से 2 जो है वो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू रह जाएगी m लैम्डा विच इज़ इक्वल टू, ये लैम्डा नीचे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, m लैम्डा विच इज़ इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। और डी साइन ऑफ थीटा हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास मैक्सिमम के लिए क्या होगा डी साइन ऑफ थीटा पाथ डिफरेंस हमारे पास मैक्सिमम के लिए कब होगा जब m लैम्डा आएगा। और m क्या है यहाँ पर हमारे पास, हम m की वैल्यू हमने डिसाइड की है कि m जो है दैट इज़ इक्वल टू 0 और दैट इज़ +-1 +-2 एंड +-3 एंड अप टू सोन, जितनी भी हम वैल्यूज़ लगाएंगे m की उस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है जब m लैम्डा m की उस वैल्यू के लिए 0 के लिए ये डी साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों वेव्स के दरमियान जब हमारे पास डिस्टेंस 0 होगा, जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के दरमियान 0 होगा तो उस वक्त भी हमारे पास ऑब्टेन क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे ऑब्टेन होगा। इसी तरह जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है लैम्डा ऑब्टेन हो रहा है। तो डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस जब ओनली 1 लैम्डा के बराबर होगा, दोनों वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा के बराबर होगा तो देन हमारे पास क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। इसी तरह से अगर ये 2 लैम्डा के बराबर होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 3 लैम्डा के बराबर होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली अप टू सोन ये m लैम्डा तक वैल्यू जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही कॉज होता रहेगा। अब हम आते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा की तरफ। तो कंडीशन फॉर मिनिमा ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा क्या चीज़ होती है डार्क फ्रिंज। इसी तरह अब हमने सबसे पहले कंडीशन पढ़नी है फेज डिफरेंस के लिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने पढ़नी है पाथ डिफरेंस के लिए। तो कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस तो यहाँ लिख लेते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या था हमारे पास, दोबारा से वही इक्वेशन लेंगे कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर इस इक्वेशन में हम चले जाएं, ये दोबारा से हम वही इक्वेशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी उस वक्त थी जब हमारे पास इस सारी की जगह पर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, और मिनिमम इंटेंसिटी या 0 कब आएगी, आंसर कब आएगा जब हमने इस सारी की जगह पर आंसर क्या लगाना है 0 लगाना है। तो जब 0 लगाएंगे तो वो कब 0 आएगा, अब उसके लिए हमने देखना है, उसके लिए कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2 का मतलब ये होगा कि हमारे पास फाई की ऐसी वैल्यू हमने डिसाइड करनी है 5/2 कॉज स्क्वायर ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फाई की हमने ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है जहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो भाई फाई जो है अगर हम ये ले लेते हैं 2m+1 इंटू पाई, 2m+1 इंटू पाई का क्या मतलब है कि अगर हम m की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 या 1 या 2 या 3, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0
प्लस 1 इंटू पाई, ये बन गया हमारे पास ओनली पाई। जब फाई की जगह पर हम क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पर आंसर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ पाई बाई 2। यहाँ से हमारे पास कॉज स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2। तो आपको पता है कॉज या कॉज स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 अगर हम लेते हैं तो कॉज जो है इट मीन्स कॉज ऑफ 90 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया है, 0 ऑब्टेन हो गया है। अगर हम इसी तरह से यहाँ पर कोई भी वैल्यू 1 लगाते हैं यहाँ पर, तो जब m की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 1 3 पाई बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5 पाई बन जाएगा। अगर हम 3 लगाते हैं इसकी जगह पर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6 + 1 7 पाई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लगाते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पर हमेशा हम देखेंगे कि जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू लगा रहे हैं तो आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि फाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई। और m की वैल्यू हमने यहाँ डिसाइड कर दी है। m किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ±1 के बराबर है, ±2 के बराबर है, ±3 के बराबर है, एंड अप टू सोन, जो भी हम इसकी वैल्यू लगा लें। नेक्स्ट जो है वो अब हमने कंडीशन पढ़नी है किसके लिए, मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन। तो नेक्स्ट हमने पढ़नी है कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस। सिमिलरली अगर हम यही फाई की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं किस में, जो हमने पहले एक्वेशन लगाई थी यानी एक्वेशन नंबर 6, तो एक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू पुट करते हैं। एक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 5/2 विच इज़ इक्वल टू पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं फाई की तो ये हमारे पास एक्वेशन क्या बन जाएगी, 2m + 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई को हमने पाई के साथ कैंसिल कर दिया है। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 2m + 1 और साथ में डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा को हम इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2m + 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ किसके बराबर आ जाएंगी, m 2m डिवाइडेड बाई 2 + 1/2 और साथ में हमने यहाँ पर लैम्डा लगा दिया विच इज़ इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। जब हम इनको कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा m + 1/2 इंटू लैम्डा विच इज़ इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, where m is equal to 0 ±1 ±2 ±3 एंड अप टू सोन। अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा λ/2 विच इज़ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे इसकी वैल्यू तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 * 4 + 1 5 λ/2 विच इज़ ऑल्सो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर हम 1 लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बना है, 2 1 = 2 + 1 3 λ/2 विच इज़ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 अगेन। तो डी साइन थीटा जब भी ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस सूरत में कॉज हो रहा है। वहाँ पर हमारे पास डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, जैसा हमने पहले इधर डायग्राम में डिस्कस किया था। तो हमने कहा कि पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज कब ऑब्टेन होती है, अगर हमारे पास ये वाला पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता है, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 के। तो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल λ/2 का जब ऑब्टेन होगा तो यहाँ क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ज़रा इंटेंसिटी कर्व को या इंटेंसिटी डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी ग्राफ जो हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है बेसिकली उसमें क्या है कि हमारे पास
वेव्स ऑब्टेन हो रही हैं। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास पीक के साथ हमने इस तरह प्रेजेंट कर दिया है। ये वाई एक्सिस पर हमने ले ली है इंटेंसिटी आई मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है हमारे पास आई मैक्सिमम यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पर बेसिकली हमारे पास इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने किसको प्रेजेंट किया है, डी साइन ऑफ थीटा यानी पाथ डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जब रिजल्टेंट वेव की ऑब्टेन होगी तो ये हमने वाई एक्सिस पर इस तरह से आई मैक्सिमम के साथ इसे डिनोट किया है। ठीक है, इसी के साथ जब नेक्स्ट वेव हमने बनाई है, ये यहाँ पर लैम्डा पे ऑब्टेन हो रही है, यानी जब पाथ डिफरेंस हमारे पास 1 लैम्डा आएगा तो उस वक्त भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कर्व ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस आ रहा है तो भी हमारे पास क्या है, यहाँ हमने सेंटर में इसके 2 लैम्डा, जब 2 लैम्डा है तो भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव ऑब्टेन हो रही है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव की वैल्यूज़ पुट करते हैं, एम की जगह पर नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है, माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा पर भी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम ऑब्टेन हो रही है। सिमिलरली अगर हम दोबारा से -2 एम की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये -2 लैम्डा, यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन हो रही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की है रिजल्टेंट वेव की और यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस के नतीजे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह कल, जो कि बेसिकली किस चीज़ के बारे में होगा, फेज़र एडिशन ऑफ द वेव्स के बारे में। थैंक यू।